एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था, जैसे ज्ञान का सागर हो। उसके 4 छोटे बेटे थे। एक बार राजा बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा को लगने लगा कि उसका अंतिम समय पास आ गया है। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मौत का कोई इलाज नहीं होता। ये संसार एक सराय है। अब मेरे बचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हें जाते जाते यह सीख देना चाहता हूं कि तुम 3 दिशाओं में शिकार खेलने जाना, पर भूल से भी कभी चौथी दिशा यानी दक्षिण दिशा में मत जाना। ये कहकर राजा ने दम तोड़ दिया। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई और हाहाकार मच गया। समय बीतने पर राजा के चारों बेटे बड़े हो गए। सबसे बड़ा बेटा 20 साल का हो गया था। उसने राजगद्दी संभाल ली। उन चारों भाइयों में आपस में बहुत प्यार था, जैसे शरीर में आत्मा। जब भी शिकार खेलने जाते तो एक साथ जाते, कभी अकेले नहीं जाते थे। एक दिन चारों भाइयों ने शिकार पर जाने का फैसला किया। वे शिकार के लिए गए। वे तीनों दिशाओं में घूमते रहे, पर किसी भी दिशा में उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। अब खाली हाथ घर वापस जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, जैसे कोई खाली जेब घर लौटे। इसीलिए अब राजकुमारों ने चौथी दिशा, जो कि बची हुई थी, वहां जाने का फैसला किया। बड़े भाई ने अपने पिताजी की अंतिम समय में दी गई सीख को याद किया और चौथी दिशा में जाने से रोका, पर जब तीनों भाइयों ने जिद की तो उसे भी मानना पड़ा। अब चारों राजकुमार चौथी दिशा में शिकार खेलने के लिए चल पड़े। वे जंगल में घूम रहे थे, पर उन्हें कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था। तभी जंगल में उन्हें एक महल दिखाई दिया, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। वे चारों भाई सोचने लगे कि हमें इस महल के बारे में पता करना चाहिए। उन्होंने सबसे छोटे भाई को कहा, हम इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, तुम महल का पता करके आओ कि यह किसका है। सबसे छोटा राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर महल के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ से महल का चक्कर लगाया, पर उसे महल में कोई दरवाजा दिखाई न दिया। इतने में वो क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई चरखा काट रही थी। उसके पास एक ढोल पड़ा हुआ था। राजकुमार बुढ़िया के पास गया और पूछने लगा, बुढ़िया माई, इस महल का दरवाजा किधर है? माई ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, यह ढोल यहां पर रखा है, इस ढोल को बजाओ तो सब पता चल जाएगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा वहां पर बांधा और ढोल को पकड़कर बजाने लगा। ढोल बजते ही महल में एक दरवाजा खुल गया। राजकुमार दरवाजे के भीतर गया तो देखता क्या है कि एक बड़ी ही सुंदर रानी सामने बैठी थी, जैसे कोई अप्सरा। राजकुमार उसे देखते ही मोहित हो गया। रानी उसको देखकर हंसने लगी। रानी ने राजकुमार का आदर किया और उसे अपने साथ ले गई। रानी को देखकर राजकुमार सब कुछ भूल गया। वो रानी से पूछने लगा, तुम कौन हो? रानी ने बड़ी ही सुंदर और मनमोहक अंदाज में जवाब दिया, मैं एक राजकुमारी हूं, मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरी पहेली का उत्तर देगा। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं एक राजकुमार हूं। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी पहेली क्या है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगा जिससे कि मैं तुम्हारी पहेली का उत्तर दे सकूं। मेरी एक शर्त है, यदि तुमने मेरी पहेली को हल कर दिया तो तुम मुझसे विवाह कर लेना, पर यदि तुमसे मेरी पहेली हल ना हुई तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगी। राजकुमार उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो चुका था, इसीलिए उसने रानी की बात बिना किसी प्रकार के सोच विचार किए ही मान ली। रानी ने पहेली कही, गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने बड़ा प्रयत्न किया, पर इस पहेली का कोई हल न निकाल सका। रानी की पहेली को न सुलझा पाने के कारण वो अपनी हार को स्वीकार कर लेता है और राजकुमार ने रानी के आगे घुटने टेक दिए। रानी ने अपनी शर्त के अनुसार म्यान से तलवार निकालकर राजकुमार का सिर काट दिया। राजकुमार का सिर कटते ही महल का दरवाजा पहले की तरह से ही बंद हो गया। छोटा राजकुमार अब मारा जा चुका था। उसके तीनों भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर में उसके बड़े भाई ने कहा, मैं पता लगाता हूं। अतः बड़ा भाई भी उस महल के चारों ओर घूमने लगा, पर उसे कोई दरवाजा न मिला। उसने देखा कि एक तरफ उसके भाई का घोड़ा बंधा हुआ था और पास ही एक बुढ़िया चरखा काट रही थी। उसने शीघ्रता से पूछा, मेरा राजकुमार भाई अपना घोड़ा बांधकर कहां चला गया?
बुढ़िया ने उत्तर दिया, यह ढोल पड़ा हुआ है, इसे बजाओ तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जब राजकुमार ने ढोल बजाया तो पहले की तरह से ही दरवाजे अपने आप खुल गए और वो रानी के पास गया। रानी ने फिर से वही पहेली दोहराई। राजकुमार से वह पहेली सुलझ न पाई। इस प्रकार अपनी शर्त के अनुसार रानी ने उसका सिर भी तलवार से काट दिया। जब दूसरा राजकुमार भी ना आया तो तीसरा राजकुमार, जो बड़े भाई से छोटा था, अपने भाइयों का पता लगाने के लिए उस महल की तरफ चल पड़ा। उसने भी बुढ़िया के कहने पर ढोल बजाया, रानी के पास गया और रानी ने उससे भी पहेली पूछी। पहेली का हल न बताने पर रानी ने उसका भी वध कर दिया। जब तीनों राजकुमारों में से कोई भी वापस नहीं आया तो सबसे बड़ा राजकुमार बड़ा हैरान हो गया। वो अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़ा। वहां पर उसने 3 घोड़े बंधे हुए देखे और बुढ़िया को चरखा काटते हुए देखा। उसने जल्दी से माई से पूछा, बुढ़िया माई, इन घोड़ों के सवार मेरे भाई कहां पर है, जल्दी बताइए। बुढ़िया ने पहले की तरह से ही ढोल बजाने के लिए कहा। राजकुमार ने ढोल नहीं बजाया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर यह कोई धोखा है। उसने बुढ़िया को पकड़ लिया और उसकी छोटी पकड़कर उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और गुस्से भरे स्वर में कहा, जल्दी बताओ कि राजकुमार कहां पर है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, इस महल में एक रानी रहती है जो कि तंत्र विद्या जानती है। वो आए हुए राजकुमारों से एक पहेली पूछती है। यदि राजकुमार उस पहेली को हल नहीं कर पाता तो वो उसका सिर अपनी तलवार से काट देती है। अब राजकुमार ने समझ लिया कि मेरे भाई मारे गए हैं। उसने बुढ़िया को और भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देकर पूछा, बुढ़िया, यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो बताओ कि वो पहेली क्या है। अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है, जैसे माँ को बच्चा। रोती हुई बुढ़िया ने कहा, रानी की पहेली यह है कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने आंखें निकालकर बुढ़िया से पूछा, इसका हल क्या है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, चाहे तुम मुझे मार डालो, चाहे मेरी जान बख्श दो, जितना मुझे पता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया है। इसका हल तो मुझे भी नहीं पता। अब राजकुमार ने पूछा, इस पहेली का हल कहां से पता चल सकता है। बुढ़िया माई ने कहा, दक्षिण दिशा में 400 कोस दूर गुल नाम का एक राजा राज करता है। इस पहेली का हल उससे ही पता चल सकता है। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। उसने अपने भाइयों के घोड़ों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर गुल नाम के उस राजा के शहर में चल पड़ा। गाम और उदासी से भरा हुआ राजकुमार अपने भाइयों का विलाप करता हुआ कई कई रात और दिन लगातार चलता रहा। एक दिन थककर राजकुमार आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया और घोड़ों को चराने के लिए छोड़ दिया। बहुत दिनों से वो सोया नहीं था, इसीलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद ही चींची की आवाज उसके कानों में आई तो राजकुमार की आंख खुल गई। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा तो देखता क्या है कि एक सांप वृक्ष पर चढ़ा है और वृक्ष पर हंस और हंसनी के बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है और वे बच्चे चींची कर रहे हैं। राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर से वापस सो गया। जब हंस और हंसनी बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आए तो बच्चों ने खाना नहीं खाया। हंस और हंसनी ने पूछा कि बच्चों, तुम दाना क्यों नहीं खा रहे। बच्चों ने कहा, पहले तुम वृक्ष के नीचे सो रहे उस अतिथि को खाना खिलाओ जिसने सांप को मारकर हमारी जान बचाई है। उन्होंने मुसाफिर को जगाया और हंस ने कहा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। यदि तुम हमारी जान भी मांगोगे तो हाजिर है। राजकुमार ने कहा, मैं एक दुखी राजकुमार हूं। मैं गुल नाम के एक राजा के पास पहेली पूछने के लिए जा रहा हूं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। हंस ने अपने शरीर का एक पंख उखाड़कर राजकुमार को देते हुए कहा, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो मेरे शरीर के इस पंख में आग लगा देना। इनको आग लगेगी तो मेरा शरीर जलने लगेगा। मैं उसी पल तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उस समय तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। औपोपी की उपकार पकी। राजकुमार ने वो पंख संभाल कर रख लिए और घोड़े पर सवार होकर चलते चलते गुल नाम के उस राजा के दरबार में हाजिर हो गया। राजकुमार ने राजा से फरियाद की, महाराज, मैं आपके पास अपना राजपाट घर बार छोड़कर एक पहेली पूछने के लिए आया हूं। राजा ने कहा, बोलो, क्या पहेली है।
मैं पूछना चाहता हूँ कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। यह सुनकर गुल नाम का वो राजा कहने लगा, एक खुदा के बंदे, मैं तुम्हें इस पहेली का हल तो बता दूंगा, पर बताने के बाद तुम्हारा सिर तलवार से काट लूंगा। बताओ तुम्हें मंजूर है? राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज मुझे मंजूर है। राजपाट के काम के बाद गुल नाम का वो राजा सभी दरबारियों को भेज देता है और राजकुमार को अपने पास बुलाकर कहता है, सुनो खुदा के बंदे, मैं तुम्हें गुल और मुसब्बर की कहानी सुनाता हूँ। गुल तो मेरा नाम है और मेरी रानी का नाम था मुसब्बर। एक दिन आधी रात के समय में अचानक अपनी नींद से जाग गया तो मैंने देखा कि मेरी रानी पलंग पर नहीं थी। पलंग को खाली देखकर मैं बड़ा हैरान और परेशान हुआ, पर मैंने दिन में रानी से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। दूसरे दिन भी मैं जानबूझकर खराटे मारने लगा। रानी ने श्रृंगार किया और एक बर्तन में मिठाई भरी और अंधेरी रात में महल से निकल गई। मैं भी तलवार लेकर दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लंगी नाम की एक कुतिया भी मेरे पीछे चल पड़ी, जो कि मेरी पालतू थी। रानी शहर से बाहर एक साधु की कुटिया में चली गई। मैं छुपकर कुटिया के बाहर बैठ गया। रानी के अंदर जाते ही साधु ने बड़े रोब से कहा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? इसी पर मेरी कुटिया से बाहर हो जाओ। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे यह सुनकर बड़ा क्रोध आया और मैंने साधु पर तलवार से वार किया। असल में वो साधु तंत्र मंत्र जानता था और रानी के उसके साथ संबंध थे। साथ ही रानी उससे तंत्र मंत्र की शिक्षा भी ले रही थी। साधु ने अपनी शक्ति से मुझे नीचे गिरा दिया और मुझ पर हमला करने लगा। तभी मेरी पालतू कुतिया, जो कि मेरे पीछे पीछे आ रही थी, उसने पीछे से आकर साधु की टांग पकड़ ली और मैंने मौका पाते ही अपनी तलवार से साधु का वध कर दिया। स्त्रियों पर तलवार से वार करना वीरों को शोभा नहीं देता, इसीलिए मैंने उसी पल रानी को आदेश दिया कि हे रानी, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, मैं इसी वक्त तुम्हें छोड़ रहा हूं। अपनी बात सुनाते हुए गुल राजा की आंखें लाल हो रही थी जैसे अंगारे। उसने कहा, मुसाफिर, यह है जो गुल ने मुसब्बर के साथ किया और मुसब्बर ने गुल के साथ किया। अब तुम ऐसा करो कि तुम्हें जो खाना पीना है खा लो, तुम परदेसी हो, तुम्हारा सिर मैंने कल सुबह काटना है। राजकुमार ने कहा, मैंने कुछ खाना नहीं खाना, पर मेरे दिल में एक इच्छा है कि मैं महल पर चढ़कर एक हुक्का पीऊं। गुल राजा यह बात मान गया। उसने आज्ञा देकर एक हुक्का तैयार करवाया और राजकुमार महल की छत पर चढ़कर हुक्का पीने लगा। तभी राजकुमार ने अपने पास छुपाया हुआ हंस का वो पंख निकाला और हुक्के की आग से उसे जला दिया। उसी समय वो हंस तेजी से राजकुमार के पास आ गया। उसने राजकुमार से कहा, तुम किसी मुसीबत में हो? राजकुमार ने कहा, क्या तुम मुझे यहां से ले जा सकते हो? हंस ने उसे शीघ्रता से अपनी पीठ पर बिठाया और वहां से उड़कर महल से बहुत दूर जंगल में जा पहुंचा। गुल राजा उसका मुंह ही ताकता रह गया, उसका कोई भी जोर न चल सका। राजकुमार के कहने पर हंस ने राजकुमार को उस महल के पास उतारा और नमस्कार करके वापस चला गया। राजकुमार उस बुढ़िया के पास गया और बोला, बताओ ढोल कहां पर है? बुढ़िया ने ढोल की तरफ इशारा किया। राजकुमार ने जोर से ढोल बजाया तो महल के दरवाजे खुले। राजकुमार भीतर चला गया। अंदर बैठी सुंदर रानी ने एक बार फिर से राजकुमार से वही पहेली पूछी और सोचने लगी कि यह मेरा नया शिकार है। रानी ने कहा कि यदि तुम इस पहेली को हल करते हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी। पर राजकुमार ने कहा, मुझे यह शर्त मंजूर नहीं है। मेरे घर पर पहले से ही मेरी रानी है, मुझे विवाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ सिर की बाजी लगाना चाहता हूँ। यदि मुझसे यह पहेली हल ना हुई तो तुम मेरा सिर कलम कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। रानी ने सोचा कि गुल मुसब्बर की कहानी इसको क्या पता होगी। इसका पता तो सिर्फ मुझे अथवा मेरे पति गुल राजा को है। रानी ने पहेली बताई कि बताओ गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने गुल और मुसब्बर की सारी कहानी उस रानी को सुना दी और फिर उसके बाद राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली। उसके दिल में अपने भाइयों का प्रतिशोध लेने का क्रोध भर आया जैसे आग। उसने कहा, पापन रानी, मैं तुम्हारा सिर काटने लगा हो। तुम तंत्र मंत्र जानती हो, वास्तव में बताओ कि तुम कौन हो। अब रानी के पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। वो थर थर कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। उसके सिर पर लटकती हुई तलवार को देखकर उसके आंसू बहने लगे। आज उसे अपने सभी गुनाह याद आ रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राजकुमार, मैं ही मुसब्बर हूं, तुम मेरी जिंदगी बख्श दो। राजकुमार ने गरज कर कहा,
पापन रानी, तुमने जितने सिरों को काटा है उस हिसाब से तुम्हें जीवन दान कभी नहीं मिल सकता। राजकुमार, जो कि प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, उसने एक ही झटके में रानी का सिर काट दिया। रानी का सिर काटते ही मानो चमत्कार हो गया। जितने भी सिर रानी ने काटे थे वे सभी लोग जिंदा हो गए, जिनमें राजकुमार के भाई भी थे। रानी का सिर काटते ही देखते वहां न तो कोई महल बचा और न ही चरखा काटती हुई कोई बुढ़िया और न ही वहां पर कोई ढोल था। ये सब रानी द्वारा ही अपने तंत्र मंत्र से रचा गया था और उसके मरते ही सब गायब हो गया। राजकुमार अपने भाइयों को लेकर अपने देश खुशी खुशी वापस लौट गया। केटीवी स्टोरी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल पर आपको हमेशा नई और रोचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। यदि आप पहली बार यहां आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सूर्यपुर नाम के शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसका नाम था जोरावर। वैसे तो वो बहुत बूढ़ा हो चला था, पर उसके कंधे आज भी चट्टान जैसे मजबूत थे और शरीर में शेरों जैसी ताकत भरी थी। जवानी में उसे कोई औलाद नहीं हुई, पर भगवान ने उसकी सुन ली और बुढ़ापे में उसे एक बेटा मिला। जोरावर अपने बेटे को देखकर ही जीता था। वो पेशे से लोहार था और लोहा पीटते पीटते उसका दिल नरम हो गया था। जवानी में तो वो बड़ा ही गुस्सा करने वाला आदमी था। अब जब भगवान की मेहरबानी से उसे संतान मिली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जोरावर ने अपने बेटे का नाम फौलाद रखा, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लगता था। लोग पूछते, अरे जोरावर, तुमने अपने बेटे का नाम फौलाद क्यों रखा? इस पर जोरावर मुस्कुराकर कहता, मेरा बेटा बड़ा होकर फौलाद जैसा मजबूत बनेगा। ये सुनकर सब चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि जिसका बाप इतना ताकतवर और महान हो, उसका बेटा भी यकीनन मजबूत और फौलादी ही होगा। जब फौलाद बड़ा हुआ तो वो सचमुच किसी विशालकाय दानव से कम शक्तिशाली नहीं था। जब वो चलता तो जमीन हिल उठती। वो भी अपने बूढ़े बाप के साथ लोहार का काम करने लगा। लोहा पीटते पीटते उसका बदन फौलाद जैसा मजबूत और शक्तिशाली बन गया था। जब वो घोड़े पर बैठता तो घोड़े की कमर भी झुक जाती थी। एक बार की बात है, फौलाद एक खेत के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि किसान के खेत में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, जिससे उसे हल चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। फौलाद ने आगे बढ़कर उस भारी भरकम पत्थर को उठाया और खेत से उठाकर बाहर फेंक दिया। इत्तेफाक से उस समय राज्य का राजा वहां से गुजर रहा था। जब उसकी नजर फौलाद पर पड़ी तो वो बड़ा ही हैरान हुआ। जिस पत्थर को फौलाद ने अकेले उठाकर फेंक दिया था, उसे उठाने के लिए कम से कम 20 मजबूत आदमियों की जरूरत पड़ती थी। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि इस नौजवान का पता लगाओ कि ये कौन है और कहाँ रहता है, और फिर किसी दिन इसे मेरे सामने पेश करो। फौलाद तो पत्थर फेंककर अपने पिता के पास चला गया था। तब मंत्री ने उस किसान से फौलाद के बारे में पूछा तो किसान ने बताया, हुजूर, इस नौजवान का नाम फौलाद है और ये जोरावर लोहार का बेटा है। सामने जो गांव दिख रहा है ये उसी में रहता है। सारी जानकारी लेने के बाद मंत्री वापस राजा के पास आया और उसे बताया, महाराज, मुझे पता चल गया है कि ये नौजवान कौन है और कहाँ रहता है। ये सामने वाली गांव में ही रहता है। मैं किसी दिन उसे आपके सामने पेश कर दूंगा। जोरावर, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, चाहता था कि अपने बेटे फौलाद की शादी कर दे। फौलाद के पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मां चल बसी थी। मरते समय फौलाद की मां ने अपने पति से वादा लिया था कि जब फौलाद बड़ा होगा तो उसकी शादी उसकी सहेली की बेटी से करना, जो पास के ही दूसरे राज्य में रहती थी। यह वादा जोरावर को याद आ गया। जोरावर का एक साला, जो पास के चिनाबपुर राज्य में रहता था, उसने अपने साले को संदेश भेजा कि वो अपने बेटे फौलाद की शादी करने आ रहा है। वो शादी की सारी तैयारी कर ले। और फिर एक दिन जोरावर, फौलाद और अपने कुछ खास रिश्तेदारों को लेकर पड़ोसी राज्य की तरफ चल पड़ा। वहां उसके साले ने सारी तैयारियां कर रखी थी और इस तरह फौलाद और चंद्रमुखी की शादी हो गई। वे दोनों इस शादी से बहुत खुश थे और फिर वे सभी चंद्रमुखी को लेकर अपने राज्य वापस आ गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए कि जोरावर बीमार रहने लगा। बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। पिता के जाने के बाद फौलाद को बहुत दुख हुआ, पर समय के साथ साथ उसका यह दुख कम हो गया
वो अपने काम में व्यस्त रहने लगा। इन्हीं दिनों पड़ोसी राज्य चिनाबपुर ने सूर्यपुर पर हमला कर दिया और सूर्यपुर के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। ये देखकर सूर्यपुर के राजा सूर्यसेन सोचने लगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उन्हें पूरा राज्य खोना पड़ेगा। सूर्यसेन ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि उनके राज्य में जितने भी मजबूत शरीर वाले नौजवान हैं, उन्हें सेना में भर्ती किया जाए और उन्हें युद्ध कला में माहिर बनाया जाए। और फिर अचानक राजा सूर्यसेन को फौलाद की याद आई। उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आपको याद है, एक दिन शिकार से वापस आते समय मैंने एक ऐसे नौजवान को देखा था जो बहुत ताकतवर था। उसने एक ऐसे पत्थर को जिसे 15-20 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते, उसे उठाकर दूर फेंक दिया था और मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि उस नौजवान को मेरे सामने पेश किया जाए, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ये कहते हुए राजा सूर्यसेन थोड़ा गुस्से में आ गए। मंत्री बोला, हुजूर, दरअसल बात यह थी कि उन्हीं दिनों मुझे खबर मिली थी कि पड़ोसी राजा चिनाब सिंह ने हमारे राज्य के कई इलाकों पर हमला करके उन्हें हथिया लिया है। बस इसीलिए मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं कल ही उसे आपके सामने पेश कर दूंगा। और फिर अगले दिन मंत्री अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस गांव में जा पहुंचा जहां फौलाद रहता था। मंत्री ने फौलाद को राजा का आदेश सुनाया और उसे अशर्फियों से भरी हुई एक थैली भी दी। मंत्री के जाने के बाद फौलाद ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की और कहा, चंद्रमुखी, लोहार के काम में मेरी इतनी कमाई नहीं हो पाती कि मैं तुम्हें सभी सुख सुविधाएं दे सकूं। कल को जब हमारा बेटा पैदा होगा तो क्या वो भी यही काम करेगा? मुझे भगवान ने एक मौका दिया है और मुझे राजा ने बुलाया है। ये देखो, ये अशर्फियों से भरी हुई थैली भी भेजी है ताकि मेरे जाने के बाद तुम आराम से रह सको। चंद्रमुखी को भी इस बात का एहसास था कि फौलाद जो कुछ भी कमाता है उससे तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से चलती है। और फिर उसने बड़ी खुशी से फौलाद को जाने की इजाजत दे दी। फौलाद ने कहा, चंद्रमुखी, तुम यहां अकेले कैसे रहोगी? इसलिए मेरी मानो तो तुम अपने पिता के पास चली जाओ। मैं वहीं तुम्हें खर्च के लिए पैसे भेजता रहूंगा और तुमसे मिलने भी आता रहूंगा। और फिर फौलाद ने चंद्रमुखी को अपने एक रिश्तेदार के साथ पड़ोसी राज्य चिनाबपुर में भेज दिया, जहां चंद्रमुखी अपने पिता के घर में रहने लगी और फौलाद खुद राजा के पास चला गया। जब फौलाद राजा के दरबार में पहुंचा तो वहां मौजूद सभी दरबारी उसका ताकतवर और मजबूत शरीर देखकर हैरान रह गए। पर राजा का सेनापति ये देखकर जलने लगा। वो कहने लगा, महाराज, ऐसे आदमी से मजदूरी तो करवाई जा सकती है, पर यह सैनिक नहीं बन सकता, क्योंकि यह सैनिक बनने लायक नहीं है। एक सैनिक के शरीर में जो फुर्ती होनी चाहिए वो इसमें नहीं है। ये दुश्मन का वार बचाकर हमला नहीं कर सकेगा। फौलाद ने जब ये बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर सेनापति की छाती में एक मुक्का जड़ दिया। सेनापति की तो मानो हड्डियां ही करकरा उठी और वो इस लायक भी न रहा कि उठकर अपने महल वापस जा सके। दरबारियों ने जब ये देखा तो फौलाद की ताकत की तारीफ करने लगे। राजा ने ये देखते हुए अपने मंत्री से कहा कि इस नौजवान को 2-3 महीनों के लिए युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाए। इसे तलवार चलाना, तीरंदाजी करना, घुड़सवारी करना, ये सब कुछ सिखाया जाए और जब ये एक योद्धा बन जाए तो इसे हमारी सेना का सेनापति बनाया जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही सेनापति की जरूरत थी। और फिर मंत्री फौलाद को लेकर सैनिकों के शिविर में पहुंच गया, जहां युद्ध कला सिखाने के लिए एक से बढ़कर एक योद्धा मौजूद थे। इसके बाद फौलाद का सैनिक प्रशिक्षण शुरू हो गया। उसे रहने के लिए एक महल भी दे दिया गया और उसकी सेवा के लिए कई नौकर चाकर लगा दिए गए। उसे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दिया जाता था। फौलाद भी पूरी लगन से सभी युद्ध कलाओं को सीखने लगा और धीरे धीरे वो एक बहादुर योद्धा बन चुका था। यहां तक कि उसके मुकाबले का योद्धा पूरी सेना में कोई नहीं था। राजा इस बात से बहुत खुश था। धीरे धीरे फौलाद राजा सूर्यसेन का बहुत ही खास आदमी बन गया। दिल ही दिल में मंत्री इस बात से जलने लगा था। इसी बीच सूर्यपुर के एक गांव में एक अजीब घटना घटने लगी। एक बहुत बड़ा और विशाल पक्षी मुसीबत बनकर आ गया था। वो पक्षी हर दूसरे तीसरे दिन ऊंचे पहाड़ों से उड़ता हुआ आता और कभी गांव वालों पर तो कभी उनके पशुओं पर हमला कर देता। वो पक्षी इतना बड़ा था
कि गांव वाले उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अपनी फरियाद लेकर वे सब राजा सूर्यसेन के पास पहुंचे। बस फिर क्या था, मंत्री तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। उसका विचार था कि फौलाद इंसानों से तो लड़ सकता है, पर ऐसे किसी दैत्य जैसे पक्षी से नहीं। इसलिए अगर फौलाद को वहां भेजा जाए तो वो पक्षी उसे खत्म कर देगा। इस तरह वो मंत्री पहले की तरह राजा का खास बन जाएगा। अब तो कई और बस्तियों और गांवों से भी लोग आने लगे, राजा से फरियाद करने लगे कि उस खतरनाक पक्षी से उन्हें छुटकारा दिलवाया जाए। राजा ने अपने सिपाहियों का एक दस्ता भेजा, पर जब सिपाही वहां पहुंचे तो विशालकाय पक्षी का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इस बात की खबर जब राजा को हुई तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो सोच में पड़ गया कि आखिर इस दैत्य जैसे पक्षी से लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए। मंत्री, जो कि इसी मौके की तलाश में था, बोला, हुजूर, आप परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास फौलाद है ना, उसके जैसे बहादुर के होते हुए हमें डरने की क्या जरूरत है? राजा ने कहा, नहीं, हम फौलाद जैसे बहादुर योद्धा को उस पक्षी का शिकार नहीं बना सकते। पर राजा की बात सुनकर फौलाद उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो एक बहादुर योद्धा था। वो बोला, महाराज, मंत्री जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे इस काम पर जाना ही चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं उस मुसीबत को खत्म करके ही वापस आऊंगा। मजबूर होकर राजा को उसे इजाजत देनी पड़ी। अब तो मंत्री दिल ही दिल में बहुत खुश था, और फिर फौलाद राजा से इजाजत लेकर अपनी मुहिम पर चल पड़ा। इधर गांव के लोगों को जब यह खबर मिली कि राजा ने अपने सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धा को, जिसका नाम फौलाद है, इस विशाल पक्षी को मारने के लिए भेजा है, सभी लोग यह खबर सुनकर बहुत खुश थे। इस गांव में एक वैद्य भी रहता था। जब फौलाद उस गांव में पहुंचा तो वैद्य उससे मिलने आया। वो कहने लगा, बहादुर नौजवान, दरअसल यह मुसीबत मेरी वजह से आई है। मैं एक वैद्य हूँ और हमारे खानदान में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े वैद्य पैदा हुए हैं, जिन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए बड़े काम किए हैं। मैंने अपने दादा से सुना था कि इंसान की कई खतरनाक बीमारियों जैसे कोढ़, अंधापन और कई लाइलाज बीमारियों का इलाज करने के लिए एक जड़ी बूटी है। उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे गांव के पीछे जो पहाड़ है, वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी छाल से ऐसी दवा बनाई जा सकती है। वो पेड़ इस दुनिया में अकेला ही है। तब मैंने अपने कुछ लोगों को अपने साथ लिया और उस पहाड़ के पीछे पेड़ की छाल लेने चला गया। मैं और मेरे साथी जब पेड़ की छाल उतार रहे थे, तब हमें यह नहीं मालूम था कि उस पेड़ पर एक विशालकाय पक्षी का घोंसला है, जिसमें उसके 2 अंडे भी रखे हुए थे। जब हम पेड़ की छाल उतार रहे थे तो पेड़ के हिलने के कारण वो दोनों अंडे घोंसले से छिटक कर जमीन पर आ गिरे और फूट गए। उसी समय वो विशालकाय पक्षी भी वहां मौजूद था और देखते ही देखते उसने हम पर हमला कर दिया। उसने मेरे कुछ साथियों को मार डाला, पर मैं जैसे तैसे जान बचाकर यहां गांव में आ पहुंचा। उस पक्षी ने बहुत देर तक मेरा पीछा किया। उस दिन के बाद से वो पक्षी अक्सर ही गांव पर हमला करने आता है। वो आकार में इतना बड़ा है कि उसका मुकाबला करना हमारे बस के बाहर की बात थी। इस सारी जद्दोजहद में हम उस पेड़ की छाल को भी अपने साथ नहीं ला पाए। अब तुम ही हमें इस दैत्य जैसे पक्षी के जुल्म से बचा सकते हो। हालांकि मैं तो लोगों की भलाई के लिए उस पहाड़ के पीछे गया था, पर अब मेरी वजह से गांव पर यह मुसीबत आ गई है। फौलाद ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं उस पक्षी को मार गिराऊंगा। फौलाद को वहां रहने के लिए एक अच्छा मकान दिया गया, पर वो वहां आराम करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने आया था। अगले दिन फिर से गांव में शोर मच गया। फौलाद ने जब देखा तो देखता ही रह गया कि एक बहुत ही विशालकाय पक्षी उस गांव के ऊपर मंडरा रहा था। वो कभी गांव के जानवरों पर तो कभी गांव वालों पर हमला कर देता। उसको देखते ही फौलाद की हिम्मत जवाब दे गई। उसने सोचा, ये तो इतना बड़ा और इतना खतरनाक है कि इसका मुकाबला करना नामुमकिन है। पर उसने खुद को संभाला और यह फैसला किया कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वो इस मुसीबत को जरूर खत्म करके ही रहेगा। जैसे वो पक्षी आया था वैसे ही वो वापस चला गया। उस रात फौलाद को नींद नहीं आ रही थी। वो सोचता रहा कि आखिर यहाँ के लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा कैसे दिलवाया जाए। सोचते सोचते रात का 3रा पहर आ गया और तब उसकी आंख लग गई। उसने सपने में अपने पिता जोरावर को देखा। उसके पिता ने कहा, बेटा, इस मुसीबत को खत्म करने के लिए
तुम्हें एक बहुत बड़े आईने का इंतजाम करना पड़ेगा, जिसमें वो विशाल पक्षी अपने आप को साफ साफ देख सके। और तुम उस आईने को वहां रखना जहां से वो पक्षी पहाड़ से नीचे उतरता है। इसके साथ ही फौलाद की आंख खुल गई। जब सुबह हुई तो वो अपने सपने के बारे में सोचने लगा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि उसे इस मुसीबत को खत्म करने का राज पता चल गया है। क्या तुम लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आईना बनाने का काम जानते हो? उसकी बात सुनकर गांव के 5-6 लोग उठ खड़े हुए और बोले, जी हुजूर, हम आईना बनाने का काम जानते हैं। फौलाद ने कहा, क्या तुम इतना बड़ा आईना तैयार कर सकते हो जिसमें वो मुसीबत अपना पूरा शरीर देख सके? उनमें से एक ने कहा, जी हाँ, हम इतना बड़ा आईना बना सकते हैं, पर इसके लिए हमें 1 हफ्ते का समय चाहिए। फौलाद ने कहा कि उस आईने को बनाने में जितना भी खर्च आएगा वो मैं देने को तैयार हूं। तुम लोग जल्दी से जल्दी आईना तैयार करके लाओ। 1 हफ्ते के अंदर उस विशालकाय पक्षी ने एक बार फिर से हमला किया, पर लोगों को फौलाद से पूरी उम्मीद थी, इसलिए वो इस नुकसान को भी बर्दाश्त कर गए। 7वें दिन कुछ लोग फौलाद के सामने एक बहुत बड़ा आईना लेकर पेश हुए। फौलाद ने लकड़ी के बड़े बड़े खंभों के सहारे उस आईने को ऐसी जगह पर रखवा दिया जहां से वो पक्षी गुजरता था। आईने को वहां रखकर सभी लोग चुपचाप छिपकर बैठ गए। तभी अचानक पहाड़ की दूसरी ओर से उस पक्षी ने उड़ान भरी। सूरज की चमक से उस पक्षी की आंखों पर आईने की चमक पड़ी तो वो पक्षी आईने की तरफ मुड़ गया, और जब उसने आईने के अंदर अपने ही जैसे एक बड़े और विशालकाय पक्षी को देखा तो गुस्से से चिल्लाता हुआ वो अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से उस विशालकाय आईने को टक्कर मारी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो विशालकाय पक्षी कांच के टुकड़ों के लगते ही लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर तक तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। ये देखकर बस्ती के लोग खुशी से झूमने लगे और उस रात बस्ती में खूब जश्न मनाया गया। लोग नाचे गाए, दावत की गई। पक्षी को मारने के बाद जब फौलाद महल में पहुंचा तो उसका जोरदार स्वागत किया गया। राजा सूर्यसेन उससे इतना खुश था कि उसने अपनी इकलौती बेटी की शादी फौलाद से करवा दी। हालांकि फौलाद पहले से ही शादीशुदा था, पर उस जमाने में 2-3 शादियां करना राजमहल के लोगों के लिए आम बात हुआ करती थी। अब राजा सूर्यसेन क्योंकि बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने अपनी राजगद्दी फौलाद के हवाले कर दी और इस तरह से एक लोहार का बेटा सूर्यपुर राज्य का राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई काम किए और अपने राज्यपाट के कामों में वो इतना व्यस्त हो गया कि अपनी पहली पत्नी और उसके होने वाले बच्चे को वो भूल ही गया था। दिन गुजरते गए और उसके राज्य गद्दी पर बैठते ही किसी भी पड़ोसी राज्य की हिम्मत न हुई कि वो सूर्यपुर की तरफ आंख भी उठाकर देख सके। दूसरी तरफ फौलाद की मौजूदा पत्नी यानी राजा सूर्यसेन की बेटी से फौलाद को कोई संतान पैदा नहीं हुई, जबकि पड़ोसी राज्य चिनाबपुर में रहने वाली उसकी पहली पत्नी चंद्रमुखी ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने वीर सिंह रखा, जो कि अपने नाना के यहाँ पल बढ़ रहा था। उसके नाना ने वीर सिंह को अच्छी शिक्षा दिलवाई, साथ ही साथ उसे हथियार चलाने में भी माहिर बना दिया और फिर उसे चिनाबपुर राज्य की सेना में भर्ती करवा दिया। वो अपने पिता की ही तरह बहुत ही ताकतवर और मजबूत शरीर का मालिक था। राजा चिनाब सिंह ने उसे अपने खास अंगरक्षकों में शामिल कर लिया। एक दिन जब राजा चिनाब सिंह जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो उसके अंगरक्षक भी उसके साथ थे। अचानक ही शेर ने चिनाब सिंह पर हमला कर दिया। शेर राजा को कुछ नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही उसका अंगरक्षक वीर सिंह बीच में आ गया और उसने देखते ही देखते अपनी तलवार से शेर के 2 टुकड़े कर दिए। वीर की इस बहादुरी को देखते हुए राजा चिनाब सिंह ने उसे अपना सेनापति बना लिया। इन्हीं दिनों चिनाबपुर और सूर्यपुर की सीमाओं पर अशांति फैली हुई थी। फौलाद को पता चला कि चिनाबपुर के राजा ने 20 साल पहले हमला करके उनके राज्य के कई इलाकों को हड़प लिया था। इसीलिए फौलाद सिंह ने अपना एक दूत चिनाबपुर राज्य भेजा और राजा चिनाब सिंह को यह संदेश दिया कि एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते उन्हें उन सभी इलाकों को वापस कर देना चाहिए जो 20 साल पहले उन्होंने हथिया लिए थे। जब दूत ने यह संदेश पढ़कर सुनाया तो चिनाब सिंह के सभी दरबारियों ने सलाह दी कि हमें वो इलाके वापस कर देने चाहिए, क्योंकि सूर्यपुर का मौजूदा राजा
फौलाद सिंह है और उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। पर चिनाब सिंह का नया सेनापति वीर सिंह, जो कि असल में फौलाद सिंह का ही बेटा था, वो कहने लगा, महाराज, जीते हुए इलाके कभी वापस नहीं किए जाते। राजा ने कहा, पर इस तरह तो युद्ध भी हो सकता है, और ऐसे ताकतवर दुश्मन से युद्ध करना तो आत्महत्या के बराबर है। तब वीर सिंह ने कहा, किसी दूसरे राजा के सामने घुटने टेक देना भी आत्महत्या से कम नहीं है। इससे हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उसकी बात राजा चिनाब सिंह को बहुत पसंद आई, और वैसे भी वो ये बात जानता था कि अगर उसका पड़ोसी राज्य सूर्यपुर बहुत ताकतवर है तो उसका सेनापति वीर सिंह भी किसी से कम नहीं है। इसलिए राजा ने दूत को यह जवाब दिया कि अपने राजा से जाकर कह दो कि जीते हुए इलाके कभी वापस नहीं किए जाते। अगर हिम्मत है तो उन्हें वापस लेकर दिखाओ। यह खबर जब फौलाद सिंह के पास पहुंची तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। वो बूढ़ा हो चुका था, पर आज भी लोग उसे बूढ़ा शेर कहकर बुलाते थे। अभी भी उसके शरीर में फौलाद जैसी ताकत थी। वो हैरान था कि आखिर चिनाबपुर के राजा ने ना करने की हिम्मत कैसे की। 2 दिन के बाद ही फौलाद सिंह अपनी सेना को लेकर चिनाबपुर राज्य की सीमा पर पहुंच गया। जब चिनाबपुर राज्य में यह खबर पहुंची तो सेनापति वीर सिंह भी अपनी सेना को लेकर युद्ध भूमि में आ गया। वहां पहुंचकर फौलाद सिंह ने एक आखिरी बार शांति का संदेश देने के लिए अपने एक सैनिक को वीर सिंह के पास भेजा कि अभी भी समय है, जीते हुए इलाकों को वापस कर दिया जाए तो बिना वजह ही सैकड़ों लोगों का खून बहने से बच जाएगा। पर वीर सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये जवाब भेजा कि तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम डरपोक हो और लड़ना नहीं चाहते। उसकी बात सुनकर फौलाद सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया। उस समय युद्ध का ये नियम होता था कि युद्ध शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं में से एक एक योद्धा आगे आता था और उन दोनों में मुकाबला होता था। उसके बाद ही दोनों सेनाएं आपस में टकराती थी। वीर सिंह ने सोचा कि वो खुद ही आगे बढ़े, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई दूसरा आदमी गया और वो हार गया तो उसकी सेना उदास हो जाएगी। और उसे ये भी पता था कि वो एक बहुत ही ताकतवर बाप का बेटा है, इसलिए वो आसानी से दूसरे योद्धा को हरा पाएगा। पर उसे ये नहीं पता था कि उसके मुकाबले में उसका अपना पिता ही था, जो ताकत के मुकाबले में उससे किसी तरह से भी कम नहीं था। इधर फौलाद सिंह ने भी अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। जब उसने देखा कि उसका मुकाबला एक नौजवान से है तो कहने लगा कि तुम मेरे बेटे के बराबर हो, मुझे तुम पर हाथ उठाने में झिझक होती है। मेरी बात मानो तो वापस चले जाओ। पर वीर सिंह ने उसे ललकारते हुए कहा, मैं वापस जाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूं। और उसके बाद वीर सिंह और फौलाद सिंह दोनों आपस में भिड़ गए, पर एक ही जोरदार हमले से दोनों की तलवारें टूट गईं। अब वे दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। फौलाद ने वीर पर हमला करते हुए कहा, आज तुम फौलाद के हाथों से बच नहीं पाओगे। फौलाद का नाम सुनते ही वीर सिंह शांत पड़ गया और उसने कोई भी जवाब में हमला नहीं किया। तब फौलाद ने गरज कर कहा, अब तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं करते? अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खत्म हो गया तुम्हारा सारा जोश। वीर बोला, मैंने आपके हमले का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी अभी आपने मेरे पिता का नाम लेकर पुकारा, वरना आपके हमले का तोड़ तो मेरे पास भी है। ये सुनकर फौलाद का गुस्सा कुछ नरम हुआ। बोला कि तुम किसके बेटे हो? वीर बोला, मैंने आज तक अपने पिता को देखा तो नहीं, पर उनका नाम फौलाद है। यही वजह है कि जब आपके मुंह से मैंने फौलाद सुना तो मेरे अंदर का जोश कुछ ठंडा पड़ गया। उसकी बातें सुनकर फौलाद के दिमाग में कई विचार उठने लगे। उसने आगे बढ़कर पूछा, बेटे, तुम्हारी माँ का नाम चंद्रमुखी है? जी हाँ, मेरी माँ का नाम चंद्रमुखी है, पर आप कौन है? फौलाद ने कहा, बेटा, तुम्हारी ताकत को देखते हुए मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम किसी शेर के बेटे हो। मैं वही बदनसीब बाप हूं जो इतने सालों तक तुमसे जुदा रहा। और तुम्हारी माँ कैसी है? ये कहते हुए उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया और फिर वो दोनों काफी देर तक रोते रहे। इसके बाद फौलाद अपने बेटे वीर को अपने खेमे में ले गया और उसकी खूब आवभगत की। इधर पड़ोसी राज्य के राजा चिनाब सिंह को इस बात की खबर मिल गई कि फौलाद सिंह तो वीर सिंह का पिता निकला। अब तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपनी एक खास दासी को बुलाया और कहा कि किसी भी तरह से
तुम वीर सिंह को जहर दे दो। इधर पिता और पुत्र की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। वीर ने अपने पिता से कहा, मैं राजा चिनाब सिंह को यह संदेश भिजवाता हूं कि वो युद्ध न करें। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी सलाह जरूर मान जाएंगे, क्योंकि उनके दरबारी भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे। और फिर फौलाद सिंह दूसरे खेमे में चला गया। तभी वहां पर राजा चिनाब सिंह की भेजी हुई दासी आई। उसने वीर सिंह के सामने खाना परोस दिया जिसमें जहर मिला हुआ था। वीर सिंह ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये कोई नई दासी है। उसने आराम से खाना खाया, पर खाना खाते ही उसकी हालत खराब होने लगी। वो समझ गया कि उसे जहर दे दिया गया है। इधर फौलाद सिंह को भी इस बात की सूचना मिली कि उसके बेटे को जहर दे दिया गया है। युद्ध भूमि से वो गांव ज्यादा दूर नहीं था जहां वो वैद्य रहता था, जिससे फौलाद सिंह तब मिला था जब उसने विशालकाय पक्षी को मारा था। फौलाद सिंह ने फौरन एक तेज घोड़ा लिया और एक सैनिक को उस गांव की तरफ रवाना किया। वो वैद्य अब बूढ़ा हो चुका था, पर जिंदा था, और उसने पक्षी के मरने के बाद उस पहाड़ के दूसरी तरफ जाकर उस पेड़ की छाल से कई तरह की दवाएं भी तैयार कर ली थी और वो लोगों को ठीक भी कर रहा था। जब वो सैनिक वैद्य के पास पहुंचा तो उसने फौरन एक पुड़िया उसके हवाले कर दी। वो सैनिक दवा लेकर वापस पहुंचा तो तुरंत वीर सिंह को वो दवा घोलकर पिला दी गई। धीरे धीरे उसके शरीर से जहर का असर खत्म होने लगा था। दूसरी तरफ जब वीर सिंह की सेना के सिपाहियों को इस बात की खबर मिली कि राजा चिनाब सिंह ने एक दासी को भेजकर वीर सिंह को जहर दे दिया है, तो सारे सैनिक अपने सेनापति की ऐसी हालत देखकर क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने राजा चिनाब सिंह के खिलाफ बगावत कर दी और राजमहल पर हमला करके राजा चिनाब सिंह की हत्या कर दी गई। इधर जब वीर सिंह ठीक हो गया तो चिनाबपुर की जनता ने वीर सिंह को अपना राजा बना लिया। इसके बाद दोनों राज्य एक हो गए। फौलाद ने अपनी पत्नी चंद्रमुखी को भी अपने महल में बुला लिया। वो बुढ़ापे में अपने पति से मिलकर बहुत खुश थी और फिर वे सभी एक परिवार की तरह रहने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक बहुत ही समझदार पत्नी की है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें। तो चलो अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में, जहां हर घर की दीवारें प्रकृति की सादगी से रंगी हुई थी और जहां लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही जीवन जीते थे, वही एक परिवार रहता था। इस परिवार में रमा नाम की एक महिला थी जो अपनी चतुराई और समझदारी के लिए मशहूर थी। रमा सिर्फ अपने परिवार का ही ध्यान नहीं रखती थी, बल्कि अपनी अक्लमंदी से गांव की मुश्किलों को भी सुलझाती थी। रमा के परिवार में उसके पति मोहन और 2 छोटे बच्चे थे। मोहन बहुत ही सीधे साधे इंसान थे जो गांव के खेतों में काम करते थे। बच्चों को अपनी मां पर बहुत गर्व था, क्योंकि वो हर मुश्किल में कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती थी। रमा अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ही मदद नहीं करती थी, बल्कि उन्हें जिंदगी के जरूरी सबक भी सिखाती थी। रमा अपने परिवार के हर सदस्य से गहरा जुड़ाव रखती थी और उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती थी। वो सुबह से रात तक अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत पर ध्यान देती और उनके लिए नई योजनाएं बनाती। उसके बच्चों ने उसके मार्गदर्शन से जिंदगी के मायने सीखे। गांव में अक्सर पानी की दिक्कत रहती थी। जब खेतों में पानी कम पड़ने लगा तो रमा ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और सुझाव दिया कि वे सब मिलकर एक बड़ा तालाब खोदें जिसमें बारिश का पानी जमा हो सके। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रमा की बातें और उसकी योजना ने सबको हिम्मत दी। कुछ ही महीनों में तालाब बनकर तैयार हो गया और गांव की पानी की समस्या दूर हो गई। इसके अलावा गांव में अक्सर जंगली जानवरों का डर रहता था। रमा ने सलाह दी कि गांव के चारों ओर कंटीली झाड़ियां लगाई जाए और एक बाड़ा बनाया जाए जो न सिर्फ जानवरों को दूर रखे बल्कि गांव की खूबसूरती भी बढ़ाए। उसने गांव वालों को एक साथ काम करने के लिए राजी किया
और उनके प्रयासों से गांव को एक नई पहचान मिली। रमा का जीवन सिर्फ गांव की समस्याएं हल करने तक ही सीमित नहीं था। घर में भी उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक बार मोहन की तबीयत खराब हो गई और रमा ने खेतों का काम संभालने के साथ साथ मोहन का भी ध्यान रखा। उसने अपने बच्चों को जिम्मेदारी का महत्व समझाया और सबने मिलकर खेतों का काम किया। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। खाने पीने की समस्या बहुत बढ़ गई, लेकिन रमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव में छोटे छोटे खेती के प्रयास शुरू किए और लोगों को मिलकर खेती करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। रमा की मेहनत और चतुराई से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब जब भी गांव में कोई परेशानी आती, लोग सबसे पहले रमा के पास ही आते। उसने बच्चों के लिए एक पाठशाला भी शुरू की, जहां वो उन्हें सिर्फ शिक्षा ही नहीं देती थी, बल्कि जिंदगी जीने के जरूरी पाठ भी पढ़ाती थी। रमा ने महिलाओं के लिए एक खास समूह भी बनाया, जहां वे सब मिलकर हाथ से बनी चीजें बनाती थी और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारती थी। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी और उनकी सोच में भी बदलाव आया। गांव में एक बार डाकुओं का आतंक बढ़ गया। डाकुओं ने गांव वालों को डराना शुरू कर दिया। रमा ने अपनी सूझबूझ से गांव वालों को एकजुट किया और गांव की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के चारों ओर पहरा लगाने और सुरक्षा के उपाय करने की बात कही। डाकुओं को आखिर में हार माननी पड़ी और गांव में शांति लौट आई। इसके अलावा रमा ने गांव में शिक्षा का महत्व बढ़ाने के लिए एक लाइब्रेरी भी बनवाई। गांव के बच्चों और युवाओं को वहां पढ़ने और सीखने का मौका मिला। रमा ने गांव में एक सहकारी समिति भी बनाई, जहां किसान अपने सामान को इकट्ठा करके बेच सकते थे। इससे गांव के लोगों की आर्थिक हालत सुधरी। उन्होंने बच्चों के लिए एक खेल का मैदान भी बनवाया, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ जीवन भी जी सके। रमा ने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। सिलाई, बुनाई और हाथ से बनी चीजें बनाने जैसे कामों से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। धीरे धीरे गांव की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपने परिवारों को पैसे से मदद करने लगी। रमा ने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए एक छोटी डिस्पेंसरी भी खुलवाई। वहां गांव के लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी। उन्होंने डॉक्टरों और नर्सों को गांव में आने के लिए प्रेरित किया और एक स्वास्थ्य शिविर भी लगवाया। इसके साथ ही रमा ने गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की, जहां लोग इकट्ठा होकर अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को जिंदा रखते थे। इससे गांव में एकता और सहयोग की भावना बढ़ी। रमा ने युवा पीढ़ी को सिखाया कि शिक्षा और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। उन्होंने बच्चों और युवाओं को रोजगार के नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित किया। रमा का सपना था कि हर गांव वाला आत्मनिर्भर बने और एक खुशहाल जीवन जिए। रमा की कड़ी मेहनत और लगन से गांव में बड़ा बदलाव आया। उसने हर चुनौती का सामना अपने धैर्य और बुद्धिमानी से किया। उसकी कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है कि अगर हम सच्चे मन से कोशिश करें तो जिंदगी में कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसने खेतों और घरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। रमा ने न सिर्फ अपने परिवार को इस मुश्किल से बचाया, बल्कि गांव वालों की भी मदद की। उसने सभी को इकट्ठा करके दोबारा सब कुछ बनाने की योजना बनाई। उसके नेतृत्व में गांव ने फिर से अपने पैर जमा लिए। रमा अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। उसके कामों की गूंज आसपास के गांवों तक पहुंच चुकी थी। कई लोग उससे प्रेरणा लेने आते और उसकी सलाह से अपनी जिंदगी सुधारते। रमा ने साबित कर दिया कि सही सोच, हिम्मत और मेहनत से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। रमा ने अपने अनुभवों को एक किताब के रूप में लिखा, जिसे गांव के हर युवा ने पढ़ा। ये किताब एक प्रेरणा बनी और इसे पढ़कर कई युवाओं ने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। रमा की वजह से गांव ने मिलकर एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो दूर दूर तक मशहूर हुआ। सरकारी योजनाएं भी इस गांव को एक आदर्श मानकर लागू की जाने लगी। रमा ने यह दिखाया कि एक व्यक्ति की सोच और मेहनत पूरे समाज को बदल सकती है। रमा ने बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव में एक कंप्यूटर लैब बनवाई और बच्चों को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार किया। ये गांव के लिए एक क्रांतिकारी कदम था और इससे बच्चों को बेहतर अवसर मिलने लगे।
रमा ने गांव में पर्यावरण बचाने का महत्व समझाया। उन्होंने पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया और गांव के हर व्यक्ति को इसमें शामिल किया। गांव में हरियाली लौट आई और पर्यावरण संतुलित बना रहा। रमा की वजह से गांव एक आदर्श गांव बन चुका था। हर व्यक्ति खुशहाल था और यह सब रमा की मेहनत और नेतृत्व के कारण संभव हुआ। रमा का नाम हर किसी की जबान पर था। रमा की मेहनत और दूरदर्शिता ने गांव में शिक्षा की एक नई क्रांति लाई। उन्होंने देखा कि गांव में बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। गांव में सिर्फ एक ही पाठशाला थी जो कुछ ही कक्षाओं तक सीमित थी। रमा ने गांव के शिक्षकों से मिलकर एक योजना बनाई जिसमें बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक और सामाजिक शिक्षा भी दी जाती थी। उन्होंने एक स्कूल के लिए पैसे जमा किए और गांव के बच्चों के लिए एक नया स्कूल खोलने का सोचा। उनके प्रयासों से गांव में एक नया स्कूल बनकर तैयार हुआ जिसमें हर बच्चे के लिए शिक्षा का मौका था। रमा ने शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया और बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी के असली अनुभवों से भी सिखाया। रमा ने गांव में रोजगार बढ़ाने के लिए भी कई योजनाएं बनाई। उन्होंने गांव वालों को अलग अलग तरह के छोटे उद्योगों और व्यवसायों के बारे में बताया। सबसे पहले उन्होंने गांव में एक बेकरी शुरू करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने महिलाओं को बेकरी की ट्रेनिंग दी ताकि वे घर बैठे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसके अलावा रमा ने गांव में खेती के उत्पादों के लिए एक बाजार भी तैयार किया जिससे किसान अपने उत्पादों को सीधे बेच सके। इस पहल से गांव वाले अब अपनी मेहनत का सही दाम पाने लगे और आर्थिक रूप से आजाद होने लगे। रमा ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और भी कई काम किए। उन्होंने महिला समूह बनाए जिनके जरिए महिलाएं एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए काम करती थी। इन समूहों ने सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जैसे कामों की ट्रेनिंग ली और अपने घरों से ही ज्यादा पैसे कमाने लगी। रमा ने महिलाओं को अपने खुद के छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया ताकि वे अपने परिवारों को आर्थिक रूप से मदद दे सके। गांव में अब महिलाएं अपनी आवाज उठाने लगी और समाज में उनकी जगह मजबूत हुई। रमा ने यह साबित कर दिया कि अगर महिलाओं को सही रास्ता मिले तो वे किसी भी काम में पुरुषों से कम नहीं होती। रमा ने पर्यावरण बचाने के महत्व को भी गांव वालों को समझाया। उन्होंने बताया कि पानी ही जीवन है और पानी का सही इस्तेमाल ही हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य दे सकता है। उन्होंने पानी बचाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। रमा ने गांव में बारिश के पानी को इकट्ठा करने का सिस्टम शुरू किया जिसमें पानी को जमा करने के लिए खास तरीके से कुएं और तालाब बनाए गए। इसके अलावा रमा ने गांव में पेड़ लगाने का अभियान भी चलाया जिसमें गांव वाले मिलकर पेड़ लगाते थे। रमा ने बच्चों को भी इस अभियान में शामिल किया ताकि वे समझ सकें कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। इस अभियान से गांव में हरियाली और शुद्ध हवा बढ़ी। रमा ने यह भी पक्का किया कि गांव में हर किसी को इज्जत मिले, चाहे वह गरीब हो या अमीर, महिला हो या पुरुष। उन्होंने गांव के सभी समुदायों को एक साथ लाकर सामाजिक एकता की भावना को मजबूत किया। रमा ने अलग अलग समुदायों के बीच भाईचारा और समझ को बढ़ावा दिया। उन्होंने गांव में एक साथ खाना खाने की व्यवस्था भी शुरू की जिसमें सभी गांव वाले एक साथ बैठकर खाना खाते थे। इस कार्यक्रम ने गांव में आपसी रिश्तों को और भी मजबूत किया। रमा का मानना था कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम अपनी मुश्किलों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए रमा ने एक और जरूरी कदम उठाया। उन्होंने गांव में एक हेल्थ सेंटर बनवाया जिसमें लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में दी जाती थी। रमा ने डॉक्टरों और नर्सों को गांव में आने के लिए प्रेरित किया और नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर लगवाए। यह स्वास्थ्य केंद्र अब गांव वालों के लिए जीवन देने वाला बन चुका था। रमा ने बताया कि एक स्वस्थ समाज ही खुशहाल हो सकता है और यह बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति की कोशिश से संभव हो सकता है। रमा ने गांव के बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा भी पक्की की। उन्होंने गांव में एक कंप्यूटर लैब बनवाई और बच्चों को इंटरनेट और कंप्यूटर की जानकारी दी। रमा का मानना था कि डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को तकनीकी ज्ञान मिलना जरूरी था ताकि वे आगे चलकर अलग अलग मौकों का फायदा उठा सके। इसके अलावा रमा ने महिलाओं और युवाओं के लिए भी कई तरह के कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जैसे सिलाई, बुनाई,
कंप्यूटर शिक्षा और व्यापारिक कौशल। इससे गांव में एक नया बदलाव आया, जहां लोग अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार थे। रमा अब सिर्फ गांव की ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाके की भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसके पास अपनी जिंदगी के लिए सलाह लेने आते थे। रमा ने जिंदगी में जो कुछ किया, वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए था। उन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति की हिम्मत और बुद्धिमानी समाज को ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। गांव में समय के साथ साथ स्वास्थ्य और सफाई की समस्याएं बढ़ने लगी। बीमारी और गंदगी की वजह से कई लोग बीमार पड़ रहे थे। रमा ने इस समस्या का हल भी अपनी चतुराई से निकाला। उसने सबसे पहले गांव में सफाई अभियान शुरू किया, जिसमें हर व्यक्ति को अपने गली, घर और सार्वजनिक जगहों को साफ करने के लिए प्रेरित किया। उसने गांव के बच्चों को भी इस अभियान में शामिल किया, ताकि वे छोटी उम्र से ही सफाई के महत्व को समझ सकें। रमा ने गांव में एक स्वास्थ्य शिविर भी लगवाया, जिसमें डॉक्टरों और नर्सों ने मुफ्त में इलाज की सुविधा दी। उसने गांव वालों को सही खान पान और सफाई के बारे में जागरूक किया। साथ ही वह नियमित रूप से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी करवाती, ताकि लोग बीमारियों से बच सकें। इसके नतीजे में गांव की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ और अब लोग स्वस्थ जीवन जीने लगे थे। रमा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार किए थे, लेकिन वह हमेशा चाहती थी कि गांव के बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जिंदगी की जरूरी बातें भी सीखें। उसने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी शुरू की, जहां वे सिर्फ पढ़ाई की किताबें ही नहीं पाते थे, बल्कि उन्होंने आत्मनिर्भरता, समाज सेवा और पर्यावरण बचाने जैसे विषयों पर भी किताबें रखी थी। रमा ने गांव में एक छोटा स्कूल भी खोला, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह खुद भी समय समय पर बच्चों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए स्कूल जाती थी। गांव के युवा अब शिक्षा के महत्व को समझने लगे थे और वे बड़े शहरों में जाकर आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होते थे। रमा ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की थी, लेकिन उसने हमेशा महसूस किया कि महिलाओं का मजबूत होना सिर्फ आर्थिक आजादी से ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक आजादी से भी जुड़ा है। उसने एक महिला मंच शुरू किया, जहां महिलाएं अपने विचार बताती, एक दूसरे की मदद करती और अपनी समस्याओं का हल ढूंढती। रमा ने महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और दूसरे हस्तशिल्प के लिए ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी और उन्होंने अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। इसके साथ ही रमा ने महिला जागरूकता कार्यक्रम भी करवाए, जिसमें महिलाएं अपने अधिकारों, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में जानती थी। इस पहल के नतीजे में गांव की महिलाएं अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी और वे समाज में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी। रमा की मेहनत और चतुराई ने गांव में हर क्षेत्र में सुधार किया था, लेकिन रमा का मानना था कि बदलाव तभी संभव है जब सब मिलकर कोशिश करें। उसने गांव में एक सहकारी समिति बनाई, जहां सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। इस समिति के जरिए गांव वाले एक दूसरे के साथ मिलकर खेती, व्यापार और शिक्षा में योगदान करते थे। रमा ने यह समझाया कि एकता में ही ताकत होती है और केवल एकजुट होकर ही कोई भी समस्या हल की जा सकती है। इससे गांव में एकता और सामूहिक सहयोग का माहौल बना और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। रमा का जीवन गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसके प्रयासों और नेतृत्व ने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया था। लोग अब रमा को अपने जीवन की मार्गदर्शिका मानते थे और उसकी मदद से गांव में हर समस्या का समाधान हो रहा था। रमा का सपना था कि गांव के लोग न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त हों। उसने जीवन भर यही कोशिश की कि गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाए। रमा की मेहनत और लगन ने गांव को एक नई दिशा दी और उसका नाम हमेशा के लिए गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। रमा ने केवल अपने गांव को ही नहीं बदला, बल्कि उसकी दूरदृष्टि ने आसपास के गांवों में भी बदलाव की लहर दौड़ा दी। उसकी योजनाओं और पहलों को देखकर आसपास के गांवों के लोग भी रमा के पास आने लगे। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि किस तरह से रमा ने अपने गांव में समृद्धि और खुशहाली ला दी। रमा ने बिना किसी स्वार्थ के उन्हें अपनी योजनाओं और तरीकों को बताया, ताकि वे भी अपने गांवों को सुधार सकें।
रमा ने यह समझाया कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी से ही किसी गांव या शहर का समृद्धि की ओर बढ़ना संभव है। उसने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और किसानों को समान रूप से अपनी योजनाओं में शामिल किया, जिससे सभी का जीवन बेहतर हुआ। रमा का यह नेतृत्व अब एक आदर्श बन चुका था और लोग उसे एक समाज निर्माता के रूप में मानते थे। रमा ने गांव में शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने बच्चों को विज्ञान, गणित और दूसरे आधुनिक विषयों के बारे में भी जागरूक किया। रमा के लिए यह बहुत जरूरी था कि गांव के बच्चे भविष्य में आधुनिक युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। रमा ने गांव में एक साइंस क्लब बनवाया, जहां बच्चे विज्ञान के प्रयोगों के बारे में सीखते थे और खुद से छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते थे। इस क्लब ने बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नए विचारों की भावना को जगाया। कुछ ही समय में गांव के कई बच्चे विज्ञान में अवार्ड जीतने लगे और उनके प्रयोगों ने पूरे गांव को प्रभावित किया। रमा का यह कदम गांव के बच्चों के लिए एक नया मौका लेकर आया था, जो अब केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि तकनीकी क्षेत्र में भी अपना भविष्य देख रहे थे। रमा का सबसे बड़ा सपना था कि उसका गांव पूरे देश में एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाए। वह हमेशा यह मानती थी कि अगर एक गांव में सही दिशा में प्रयास किए जाए तो वह न सिर्फ आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि वह पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। उसने गांव में कई विकास के काम किए, जैसे सड़कों का निर्माण, पानी की सप्लाई सिस्टम को सुधारना और सफाई के उपायों को बढ़ावा देना। इसके अलावा रमा ने गांव में पर्यावरण बचाने के लिए कई उपाय अपनाए। उसने जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया और गांव वालों को इसके महत्व के बारे में बताया। रमा का यह सपना अब धीरे धीरे पूरा हो रहा था। गांव में हर जगह हरियाली थी, सड़कों पर सफाई थी और गांव में कोई भी कूड़ा कचरा नहीं था। रमा की मेहनत और उसकी दूरदृष्टि ने गांव को एक नई दिशा दी और यह गांव अब पूरे राज्य में एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित हो चुका था। रमा की मेहनत और उसकी योजनाओं से प्रेरित होकर गांव के युवा भी अब लीडरशिप की भूमिका में आने लगे थे। रमा ने अपने अनुभवों और ज्ञान को युवाओं के साथ साझा किया और उन्हें यह सिखाया कि समाज में अच्छे बदलाव लाने के लिए उनके पास भी जिम्मेदारी है। रमा ने गांव के युवाओं के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें वे गांव के विकास कार्यों में भाग लेते थे और अपने विचारों को रखते थे। इस पहल के नतीजे में गांव के कई युवा अब समाज सेवक बन चुके थे और उन्होंने गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान देना शुरू कर दिया था। रमा का यह प्रयास युवाओं को आत्मनिर्भर और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाने में सफल रहा। गांव में एक दिन महामारी के रूप में एक नई चुनौती आई, जब कई लोग संक्रामक बीमारी की चपेट में आ गए। रमा ने इस संकट को भी अपनी चतुराई और धैर्य से हल किया। उसने एक संजीवनी योजना बनाई, जिसमें गांव के सभी परिवारों को बीमारियों से बचाव के लिए एक हेल्थ चेकअप करवाया गया। इसके अलावा रमा ने गांव में एक अस्थायी अस्पताल भी शुरू किया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर और नर्स हर सप्ताह आते थे और गांव वालों को इलाज देते थे। रमा ने साथ ही गांव के बच्चों को भी इस महामारी के बारे में जागरूक किया और उन्हें यह समझाया कि स्वच्छता और टीकाकरण कितने जरूरी है। इस योजना के नतीजे में महामारी का प्रभाव बहुत सीमित रहा और गांव ने एक साथ मिलकर इस संकट को पार किया। रमा की संजीवनी योजना अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी और कई दूसरे गांवों ने इसे अपनाया। रमा का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी मेहनत, चतुराई और समर्पण से न सिर्फ उसका गांव बल्कि आसपास के कई गांव भी लाभान्वित हुए थे। रमा की बनाई योजनाओं और पहलों ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाया और उन लोगों को मजबूत किया जो पहले समाज के हाशिए पर थे। रमा का योगदान सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने एक नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म दिया। उसकी विरासत आज भी गांव वालों के दिलों में जिंदा है। आज भी जब कोई नई समस्या आती है तो गांव वाले रमा के योगदान और उसकी सोच को याद करते हैं और उसकी योजनाओं को लागू करने की कोशिश करते हैं। रमा की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी, जब वह अपने गांव के हर कोने में विकास और समृद्धि की नींव डाल चुकी थी। तो उसने यह महसूस किया कि अब उसे अपना ध्यान और प्रयास बड़े इलाके पर लगाने की जरूरत है। उसे यह समझ में आया कि गांव के अंदर हुए विकास को बाहरी दुनिया से जोड़ने
और पूरे राज्य तक पहुंचाने का समय आ गया था। रमा ने अपने अनुभवों और गांव की सफलताओं को राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से साझा करना शुरू किया। उसके द्वारा किए गए कामों और योजनाओं को देखकर न सिर्फ सरकारी अधिकारी प्रभावित हुए, बल्कि उन्होंने उसे राज्य के दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही काम करने के लिए बुलाया। रमा की योजनाओं और उसके गांव में किए गए विकास कार्यों को देखकर राज्य सरकार ने उसे एक खास जिम्मेदारी देने का फैसला किया। रमा को राज्य के कई दूसरे गांवों के विकास के लिए एक योजना बनाने के लिए बुलाया गया। रमा ने इस मौके को स्वीकार किया और राज्य स्तर पर गांवों के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। रमा ने इस काम के लिए एक टीम बनाई जिसमें गांव के खास लोग और दूसरे जानकार शामिल थे। उसने पूरे राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी के सही इस्तेमाल और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए योजनाएं तैयार की। रमा ने यह पक्का किया कि इन योजनाओं में सभी वर्गों की भागीदारी हो ताकि हर व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरे। रमा ने पूरे राज्य में योजनाओं को लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू किया। उसने गांव के युवाओं को भी बढ़ चढ़कर इस पहल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रमा के नेतृत्व में कई गांवों में स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण योजनाएं और शिक्षा सुधार जैसे काम तेजी से चलने लगे। धीरे धीरे राज्य के दूसरे गांवों में भी रमा की योजनाओं का अच्छा असर दिखने लगा। रमा के द्वारा बनाई गई योजनाओं ने न सिर्फ गांवों में बल्कि शहरों में भी सुधार लाया। उसकी दूरदृष्टि ने राज्य के हर इलाके में बदलाव की लहर दौड़ा दी थी। अब गांवों में न सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं थी, बल्कि लोग भी आत्मनिर्भर बन चुके थे। रमा का नाम अब पूरे राज्य में एक आदर्श के रूप में लिया जाने लगा था। उसकी योजनाओं ने न सिर्फ राज्य के विकास को गति दी, बल्कि पूरे देश में उसकी कार्यशैली और सोच का असर दिखाई देने लगा। रमा ने यह साबित कर दिया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास सच्ची नीयत और समर्पण हो तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और समाज में अच्छा बदलाव ला सकता है। हालांकि रमा ने खुद को कभी किसी इनाम या सम्मान के लिए आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन जब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उसे सराहा गया तो उसने इसे एक सम्मान के रूप में नहीं बल्कि समाज की सेवा के रूप में लिया। रमा ने हमेशा यह माना कि उसकी सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ गांव वालों को जाता है, जिन्होंने हर कदम पर उसका साथ दिया और उसकी योजनाओं को साकार करने में मदद की। अब रमा का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था। उसके कामों और योजनाओं को देखकर लोगों को यह समझ में आया कि बदलाव केवल सरकार या बड़े नेताओं से नहीं बल्कि हर व्यक्ति से आता है जो समाज की भलाई के लिए काम करता है। रमा की यात्रा की कहानी अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य और देश में एक आदर्श के रूप में फैल चुकी थी। कई सालों के संघर्ष और समर्पण के बाद रमा को एक दिन यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा का आखिरी अध्याय अब शुरू होने वाला है। उसने तय किया कि वह अब अपने गांव लौटेगी, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे पहला कदम उठाया था। वह जानती थी कि उसकी योजनाओं और कामों की स्थिरता पक्की करने के लिए अब उसे गांव में लौटकर वहां के लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। वह जब अपने गांव लौटी तो उसने देखा कि गांव पहले से कहीं ज्यादा विकसित और खुशहाल हो चुका था। उसकी योजनाओं और प्रयासों ने पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दिया था और गांव वाले अब किसी बाहरी मदद के बिना अपने विकास कार्यों को खुद ही चला रहे थे। रमा ने यह देखा कि उसका गांव अब न सिर्फ राज्य के दूसरे गांवों के लिए एक आदर्श बन चुका था, बल्कि वह पूरे देश में एक प्रेरणा बन चुका था। रमा ने अब अपना समय गांव के बच्चों के साथ बिताना शुरू किया। उसने उन्हें यह सिखाया कि हर किसी के अंदर कुछ खास होता है और अगर वे उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो वे अपने समाज और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। रमा का यह आखिरी कदम गांव के भविष्य को और ज्यादा रोशन बनाने की दिशा में था। रमा ने गांव लौटने के बाद एक नई सोच और दिशा अपनाई। वह जानती थी कि गांव के विकास के लिए सबसे जरूरी कदम अब वहां के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना था। गांव में बच्चों के लिए कोई ठीक स्कूल नहीं था और रमा चाहती थी कि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाए ताकि वे भी भविष्य में अपने गांव और समाज के लिए कुछ योगदान दे सकें। रमा ने तय किया कि वह गांव में एक नया स्कूल खोलेगी, जहां बच्चों को न सिर्फ सामान्य शिक्षा दी जाएगी बल्कि उन्हें जीवन की जरूरी सीख और हुनर भी सिखाए जाएंगे। वह चाहती थी कि गांव के बच्चे
केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें व्यावहारिक जीवन के लिए भी तैयार किया जाए। रमा ने गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों से मिलकर एक योजना बनाई और स्कूल की शुरुआत की। उसने सरकारी मदद पाने के लिए कई आवेदन किए और गांव वालों से भी मदद मांगी। इसके अलावा वह बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और स्टेशनरी देने की कोशिश करती रही। स्कूल के पहले दिन गांव के सभी बच्चे उत्साह से भरे हुए थे। रमा खुद बच्चों को पहले दिन की पढ़ाई देने आई। उसने बच्चों से कहा, शिक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होती। ये जीवन को समझने का, मुश्किलों का सामना करने का और अपने समाज को बेहतर बनाने का तरीका है। तुम सभी में वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। रमा के प्रयासों के कारण स्कूल ने बहुत जल्दी सफलता पाई। गांव के बच्चे अब रोजाना स्कूल जाने लगे और उनका पढ़ाई में भी मन लगने लगा। रमा ने बच्चों के लिए खेल की कक्षाएं, कला और विज्ञान प्रयोगशाला और व्यक्तिगत विकास के लिए खास सेशन भी शुरू किए। स्कूल के माहौल में भी बदलाव आया। अब गांव के लोग शिक्षा को एक जरूरी हिस्सा मानने लगे थे और कई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हो रहे थे। रमा ने यह पक्का किया कि बच्चों को सिर्फ नंबरों की बजाय उनके कौशल और सोचने की क्षमता को भी महत्व दिया जाए। रमा के द्वारा शुरू किए गए स्कूल ने न सिर्फ गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा दी, बल्कि यह भी साबित किया कि किसी भी समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। रमा अब गांव के बच्चों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती रहती थी। वह जानती थी कि शिक्षा से ही बच्चे अपने जीवन में अच्छे फैसले ले सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही रमा ने यह भी पक्का किया कि बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिक शिक्षा दी जाए ताकि वे भविष्य में अच्छे नागरिक बन सके। अब रमा का नाम गांव में एक नई पहचान बन चुका था। उसकी मेहनत और समर्पण ने न सिर्फ गांव को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरे राज्य में उसकी योजनाओं और कार्यों की सराहना की जाने लगी। रमा ने यह साबित कर दिया था कि बदलाव और समृद्धि सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होती, बल्कि एक समाज की एकजुटता और मेहनत से ही वह संभव होता है। समय के साथ रमा को यह एहसास हुआ कि वह अपने जीवन का आखिरी अध्याय लिखने के करीब आ चुकी थी। उसने यह तय किया कि अब वह धीरे धीरे राजनीति और सामाजिक कामों से बाहर हो जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने दम पर गांव और समाज का विकास कर सके। रमा ने अपने अनुभवों और ज्ञान को गांव के बच्चों के बीच साझा किया ताकि वे उसका मार्गदर्शन पा सके और समाज में अच्छे बदलाव ला सके। रमा का यह फैसला गांव के लोगों के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आया। रमा ने अपना जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया था और अब वह चाहती थी कि उसकी विरासत गांव के लोगों द्वारा आगे बढ़ाई जाए। रमा का जीवन अब केवल एक याद बन गया था, लेकिन उसकी योजना और कार्यों के कारण गांव की तस्वीर हमेशा के लिए बदल चुकी थी। लोग अब उसे एक मिसाल के रूप में याद करते थे, जिसने अपने छोटे से गांव को एक बड़ी उम्मीद और आत्मनिर्भरता की दिशा दिखाई। गांव के बच्चे अब पढ़ाई में और भी मेहनत करते थे और जानते थे कि उनकी मेहनत उनके गांव और समाज के भविष्य को बेहतर बना सकती है। रमा की यह यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी और उसकी कहानियां और शिक्षाएं गांव के हर एक व्यक्ति के दिल में गूंजती रहती थी। तो दोस्तों, ये थी चतुर पत्नी रमा की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की समझदारी और लगन से पूरे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। जीवन में जब भी कोई चुनौती आए, रमा की तरह धैर्य और सूझबूझ से काम लें। उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर आप भी अपने आसपास सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।